IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी क्लास एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। भारत में आपातकाल 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो आपातकाल लागू किया गया था, इसके बारे में हमें डिटेल में देखना है। आपातकाल के क्या कारण थे, क्या उसका परिणाम निकला, और उसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और उसे हम लोकतंत्र के लिए संकट कैसे मानते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और क्या क्या प्रावधान उसमें किया गया, कौन सा संशोधन किया गया है, सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आज इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 12 में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि जो इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लागू किया गया था, तो आपातकाल लागू किया गया, क्यों लागू किया गया था, आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ा, बिहार में संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन चलाया गया था जो है जेपी के द्वारा, वो क्या था, और इसके बाद जो है इसका क्या परिणाम निकल के आया, इस सब के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में देखना है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं, इसके बारे में समझेंगे कि आपातकाल लागू क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ से प्री में और मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आपातकाल की अगर पृष्ठभूमि को देखें तो लिखा हुआ है 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने अभी आपको जो इसके जो पहले वीडियो था, मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि जो है चौथा जो आम चुनाव हुआ था और जो पांचवा आम चुनाव हुआ था, उसमें जो है इंदिरा गांधी की कैसे हार होती है और फिर कैसे जीत होती है। इंदिरा गांधी एक जो है क्या कहते हैं गद्दावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी उस दौरान। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत जो है हो चली थी। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आ गया था। तो सरकार और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे के लगभग खिलाफ थे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई जो है पहल कदमियों को संविधान के विरुद्ध माना था। तो इंदिरा गांधी ऐसे बहुत सारे काम किए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, संविधान की रक्षा करना, और जो सरकार थी वो याद रखना, वो लगातार जो है अलग अलग कानून बना के काम कर रही थी। तो सरकार का कहना यह था कि लोकतंत्र के सिद्धांत और संसद की जो सर्वोच्चता है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। ये सरकार का आरोप लगाया गया, किस पे, सुप्रीम कोर्ट पे लगाया गया, ठीक है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। तो जो उसमें योजनाएं बहुत सारी चलाई गई थी जो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में असंवैधानिक थी, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो है विरोध किया, किसका, तो सुप्रीम कोर्ट का। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकार प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही थी, क्योंकि इसमें कद उनका बढ़ता जा रहा था, किसका, इंदिरा गांधी का। तो लोग उसको समझ गए कि व्यक्तिगत रूप से इंदिरा गांधी का जो है प्रभाव बढ़ रहा है और उन्हीं के निर्णय को ही लागू किया जा रहा है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे, जिसको हमने जो है इसके पहले चैप्टर में हमने बताया था, सिंडिकेट जिसे कहा जाता था, ठीक है। अब इसी समय आर्थिक संकट आया और आर्थिक संकट से ही जो है आपातकाल की पृष्ठभूमि बनने लगी। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ था। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ गया था, क्योंकि 1971 में जब हमने युद्ध किया पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश जो संकट खड़ा हुआ था उसमें भारत का बहुत ज्यादा पैसा लग गया। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर आकर के भारत आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान से भी युद्ध करना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया था। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई थी। यही सब कारण थे जिस कारण आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। इससे विभिन्न चीजों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी थी।
1973 में चीजों की कीमतों में 23% और 74 में 30% का इजाफा हो गया। मतलब इस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से और देश की कई समस्याओं की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। अब लोग सरकार के खिलाफ धीरे धीरे होने लगे। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया। अब आम जनता तो ना जो है परेशान थी ही, अब जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान हो गए। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा, वो भी खिलाफ हो गए। 1972-73 के वर्ष में मानसून असफल रहा। अब मानवीय कारण भी संकट का कारण बन गया और प्राकृतिक कारण भी बन गया। अब मानसून अगर असफल रहेगा और मानसून नहीं आएगा, हमारे देश की अधिकांश कृषि उस समय भी और आज भी मानसून पर डिपेंड थी। अब ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया। वह पहले भी खाद्य उत्पादन कम होता ही था, लेकिन और कम हो गया। आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की। इन्होंने इन चीजों को समझ लिया और जनता के बीच में इसको लेकर के जाना शुरू कर दिया। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के सुर उठने लगे थे। तो जो छात्र थे खास करके बिहार के और गुजरात के, उनके बीच भी विरोध की जो है धीरे धीरे सुर जो है क्या हुआ, बढ़ने लगा। ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा बढ़ गए क्योंकि छात्रों ने बेरोजगारी बढ़ने की वजह से रोड पे आ गए और उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रबल हो गए थे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ गई थी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया और राज विरोधी तकनीकों का सहारा भी लिया। किसने? जो मार्क्सवादी लोग थे, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। यह समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब माओवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। तो इसी समय नक्सलवाद का भी डेवलपमेंट हो गया, मतलब विकास हो गया और नक्सलवाद भी धीरे धीरे अपना जमीन पकड़ने लगा। तो कई समस्याएं घरेलू स्तर पे और कई समस्याएं बाहरी स्तर पे मौजूद हो गई। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे क्योंकि नक्सलवाड़ी एक गांव है, कहां पर? पश्चिम बंगाल में, जलपाईगुड़ी के पास में, वहीं से नक्सलवाद शुरू हुआ था। तो सबसे बड़ा केंद्र नक्सलवाद का कौन था? बंगाल था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने उन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए थे। तो एक तरफ जो है नक्सलवाद की समस्या, महंगाई की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं, ऐसी स्थिति में असंतोष पूरे भारत में फैल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुजरात और बिहार के आंदोलन। तो याद रखना, गुजरात और बिहार में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया और दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार थी। लिखा हुआ है गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। ठीक है, 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने किन कारणों से आंदोलन किया था? मतलब कि वहां पर तो खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। कहां के? तो गुजरात के छात्रों ने। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी जो है शरीक हुई, उसमें शामिल हुई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग कर दी। ठीक है, जब मांग किया तो कांग्रेस ओ थी के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं कराए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। किसने? तो मोरारजी देसाई ने। कहां के लिए? गुजरात के लिए। मोरारजी देसाई अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे और विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जीत गए, यहाँ पर उनकी पार्टी जीत गई और यहाँ पे कांग्रेस हार गई क्योंकि दबाव पड़ा छात्र आंदोलन का और इनको चुनाव कराना पड़ा। पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया था इन्होंने। दूसरी तरफ बिहार में कैसी थी? 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्नों के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। तो गुजरात में, फिर इसके बाद कहां हुआ? तो बिहार में शुरू हो गया।
आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलावा भेजा। जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और राजनीति में जो है राजनीति नहीं करते थे, उसमें वो सक्रिय राजनीति से जो है अलग हो गए थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, मतलब हिंसा उसमें नहीं करना, तभी मैं उस पर आंदोलन करने आपके साथ रहूंगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। मतलब यह हुआ, जेपी ने कहा कि जब मैं आऊंगा आंदोलन करने के लिए, बिहार के छात्रों का समर्थन करूंगा, तो उसमें हम केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेंगे, इसको हम राष्ट्रीय चरित्र का दर्जा देंगे, मतलब राष्ट्रीय स्वरूप आंदोलन को दिया जाएगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी जो है अपील आई। जीवन के जो है हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन के साथ आ गए थे। तो जो लोग सरकार से नाखुश थे, चाहे वो किसी भी सेक्टर के क्यों ना हो, सब सरकार जो के खिलाफ उस आंदोलन को साथ देना शुरू कर दिया। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा और बहरहाल जो सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया बिहार में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज ठप हो गए, क्योंकि जब रेलवे में हड़ताल हुआ तो उसका प्रभाव पूरे जो है देश पे पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। जाने का खतरा पैदा हो गया। 1975 में जेपी ने जनता के जो है संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी और जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर जो है कांग्रेसी दलों का समर्थन मिलना शुरू हो गया, क्योंकि विपक्ष भी इनका साथ देना शुरू कर दिया। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश कर दिया। किसने? सभी पार्टियों ने। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर हुई और गुजरात और बिहार ही दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। ठीक है, कहा जाता है कि आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे हैं और इंदिरा गांधी ने का मानना था कि यह आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत जो है विरोध से प्रेरित है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ये बिहार और गुजरात तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन हमारे ऊपर चलाया जा रहा है व्यक्तिगत रूप से। तो दोनों का मानना यही था, कांग्रेस का भी मानना यही था और साथ में किसका मानना था? तो साथ में जो है अन्य विपक्षी दलों का भी यही मानना था। हम लोग जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी और इनका जन्म 1902 में हुआ था और 1979 में इनकी डेथ हुई थी। युवावस्था में मार्क्सवादी थे। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव रहे। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक थे और इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हजारीबाग जेल तोड़ के भागे थे। नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें देखे गए। नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। 1955 के बाद सक्रिय राजनीति इन्होंने छोड़ दी थी। गांधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में सक्रिय रहे। भूदान आंदोलन कौन चलाया था? तो विनोबा भावे चलाए थे, उसका इन्होंने समर्थन किया था। नागा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की थी। कश्मीर में शांति प्रयास किए थे। चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया था इन्होंने। बिहार आंदोलन के नेता थे। आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए और जनता पार्टी गठन के प्रेरणा स्रोत यही थे। और बाद में जो है जयप्रकाश नारायण के जो संपूर्ण क्रांति था, वहीं से बाद में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण का भी विरोध होना शुरू हो गया था, जिससे आप इस कार्टून के माध्यम से देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण देश में भ्रष्टाचार, जंगल राज और हिंसा के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। लोकतंत्र बचाओ और कांग्रेस के और अन्य दलों के नेता जो उनके विरोध में थे, वो इनका जो है मजाक उड़ा रहे थे कि ये केवल सत्ता पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और जो है अराजकता फैला रहे हैं और इसके पीछे कुछ राज नहीं है। तो सब अपने अपने तरीके से उस समय राजनीति में अपना अपना योगदान दे रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यायपालिका से संघर्ष शुरू हो गया सरकार का। कहा जाता है कि न्यायपालिका जो है एक संविधान का जो है अभिभावक के रूप में काम करती है और सरकार जो है वो भी लोकतंत्र के लिए काम करती है।
लोकतंत्र के का जो एक प्रमुख हिस्सा है, विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका से भी जो है लोकतंत्र के स्तंभ माने जाते हैं। अब न्यायपालिका भी लोकतंत्र का स्तंभ है और सरकार भी उसी का हिस्सा है। अब अगर न्यायपालिका और सरकार में संघर्ष होगा तो जाहिर सी बात है देश में अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। देखते क्या है इसमें। तो न्यायपालिका से संघर्ष कैसे शुरू हो गया, जो है इंदिरा गांधी सरकार का। न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के जो है गहरे मतभेद पैदा हुए। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? तो इस समय बहुत लंबा संघर्ष चला था, किसके बीच में? संसद में और जो है न्यायपालिका में। और जबकि आपको पता होगा कि संसद जिसे विधायिका कहते हैं, तो संसद और न्यायपालिका दोनों जो है क्या कहते हैं, लोकतंत्र के स्तंभ माने जाते हैं। और फिर भी दोनों में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरा है। ठीक है, इसके बारे में जो है हम आगे देखते हैं। आपको पिछले जो है साल पढ़ा था, इस क्रम में तीन संवैधानिक जो है मसले उठे थे, किसके किसके बीच में? न्यायपालिका और सरकार के बीच में। तो तीन संवैधानिक मसले कौन थे जहां से न्यायपालिका और सरकार के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ था? क्या था? क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? ठीक है, तो सरकार मौलिक अधिकारों में कटौती कर रही थी संसद के माध्यम से, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उस पर कटौती करने को तैयार नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा यह कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में जो है काट छाट कर सकती है। इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती है। यहीं से सरकार में और न्यायपालिका में संघर्ष प्रारंभ हो गया, अधिकारों की कटौती हो जाए। तीसरा का कारण क्या था? संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। ये किसका कहना था? सरकार कहना था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेदों में क्या हो गया? तनाव और बढ़ गया। आपको यह याद होगा कि इस संकट की प्रगति केशवनंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई थी। तो केशवनंद भारती जो मामला कब आया था? 1973 में आया था। और इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? संविधान के मूल ढांचे की बात कही थी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह बात लिखी भी गई है, लिखा है यहाँ पे जो है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। तो जो संविधान का मूल ढांचा है वो कॉन्सेप्ट पहली बार 1973 के केशवनंद भारती केस में आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस का हवाला देते हुए बुनियादी सिद्धांत का हवाला देकर सरकार के जो मनमाना काम को रोक दिया और दोनों में विवाद और बढ़ गया। दो और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव बढ़ाया। 1973 में केशवनंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया था। और मुख्य न्यायाधीश का पद जब खाली हो जाता तो जो वरिष्ठ क्रम है उसी को रखा जाता है। लेकिन सरकार ने यहाँ भी जो है चालाकी किया। क्या चालाकी किया? तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, ये परंपरा चली आई थी। लेकिन 1973 में सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति जो है A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। और जो A.N. रे हैं ये इंदिरा गांधी के सबसे करीबी थे। ठीक है, यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया क्योंकि सरकार ने जिन तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी कर इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं की जो है बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नजदीकी थे, मतलब इंदिरा गांधी के नजदीक थे, वो एक ऐसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही की जरूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और न्यायपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करें। उनका कहना यह था, जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे उनका कहना था कि विधायिका और कार्यपालिका के अनुसार न्यायपालिका काम करे, न्यायपालिका अलग से काम ना करे। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। तो याद रखना, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती थी और इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी थी तो वहां पर उन्होंने राजनारायण को हराया था। तो राजनारायण ने केस दायर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी अर्थात सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है, इसलिए उनको चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया,
इनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। अब इंदिरा गांधी अगर निर्वाचित नहीं होंगी तो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा नहीं, तो इनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ जाएगा। इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या घोषित कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी। अब इंदिरा गांधी के पास यही एक विकल्प बच रहा था। लेकिन इस आपातकाल घोषणा से पहले एक टॉपिक हम यहाँ पीछे छूटा हुआ है, रेलवे के बारे में, इसको देख लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 1974 की रेल हड़ताल। ये क्या था? यदि रेलगाड़ी का चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? 1 या 2 दिन नहीं बल्कि हफ्ते भर से ज्यादा समय तक रेलगाड़ियां न चलें तो निश्चित ही बहुत से लोगों का आना जाना दुर्लभ हो जाएगा। आपने पता होगा कि कोरोना काल में जब रेलगाड़ी को रोक दिया गया था तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश में एक जगह से दूसरी जगह सामानों की ज्यादातर ढुलाई होती है। क्या आप जानते हैं कि 1974 में ठीक ऐसा ही वाकया पेश किया गया था। रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फडणवीस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया। बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का यह आह्वान किया गया था। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा। ठीक है, सरकार ने इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मसले भी उठे। यह सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सरकार ने इस हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया। सरकार ने राष्ट्र हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उसने इसके कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और रेलवे लाइनों को सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया गया। ऐसे में 20 दिन के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौते की क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो यहाँ भी इंदिरा गांधी के खिलाफ कौन हो गया? तो रेलवे के कर्मचारी और रेलवे के मजदूर थे। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं अंत में इनको क्या करना पड़ा? आपातकाल घोषित करना पड़ा। लिखा हुआ है 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया। मतलब कि ये कह दिया कि ये चुनाव इन्होंने गलत तरीके से जीता था। और ये चुनाव कहां से इन्होंने जीता था? इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव पर याचिका के मामले में सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। उनके साथ उनके खिलाफ खड़े थे रायबरेली सीट से। याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था कि कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रहीं और अगर अगले 6 महीने तक अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती हैं तो प्रधानमंत्री पद पर कायम नहीं रह सकती हैं। मैंने अभी आपको बताया था वही प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के समर्थक में रे क्या बन गए थे? सर्वोच्च न्यायाधीश बन गए थे। तो उन्होंने इस इलाहाबाद फैसले को क्या किया? पलट दिया, रोक लगा दी। लेकिन वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती हैं। ये एक तरह से क्या लगा दिया गया? एक तरह का वहां पर आदेश में यह भी कह दिया गया कि इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी लेकिन वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती हैं। अब ऐसे में इंदिरा गांधी के पास संकट खड़ा हो गया। तब इंदिरा गांधी ने क्या फैसला लिया? लिखा है संकट और सरकार का फैसला। लिखा है एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वह सरकार की अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। किसने? जयप्रकाश नारायण ने कहा। किससे कहा? तो उन्होंने किससे कहा? तो पुलिस से कहा, सेना से कहा और सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वो नौकरी छोड़ें और अनैतिक कार्यों में सरकार का सहयोग न करें। इससे भी सरकारी कामकाज के ठप होने का अंदेशा पैदा हुआ। देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। ठीक है,
चारों तरफ लोग जो है कांग्रेस से नाखुश थे। अब ऐसी स्थिति में सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, आपातकाल घोषणा कब हुई? 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है, और इस तर्क के साथ उसने जो है संविधान के अनुच्छेद 352 में लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि बाहरी या अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका में होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। तो आपको पता होगा कि 352 अनुच्छेद में आपातकाल लागू करने के 3 प्रावधान थे। पहले क्या था? एक युद्ध था, पहला युद्ध था, दूसरा था बाह्य आक्रमण था, और तीसरा जो था वो आपका जो है आंतरिक अशांति थी। तो आंतरिक अशांति के आधार पर 352 का उपयोग करके अनुच्छेद का, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। इसमें मंत्रिमंडल से भी नहीं पूछा, इन्होंने रात में आपातकाल लागू कर दिया। ऐसी स्थिति में 352 का जो है बाद में 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो आपका तीसरा उसमें कॉलम है आंतरिक अशांति, उसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा, और उसके स्थान पर सशक्त विद्रोह लाया गया। ठीक है, तब जो है 352 में आज भी जो है आपातकाल लागू करने के 3 प्रावधान आज भी हैं, उस समय थे, लेकिन वहां आंतरिक अशांति के आधार पर अब क्या हो गया, स्थान पर क्या हो गया है, तो सशक्त विद्रोह कर दिया गया है। बस ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था कब? 25 जून 1975 को, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरकार का यह निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है, और इस वजह से आपातकाल घोषणा जो है जरूरी हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना जो सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी, क्योंकि ऑप्शन था सरकार के पास, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है, और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती हैं। तो जब आपातकाल लागू होता है तो सारी शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? केंद्र सरकार के पास। दूसरे, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है, ये भी जो सरकार के हाथ में है, अथवा उसमें कटौती कर सकती है। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहां एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया, जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो उस शक्तियां प्रदान तो की गई हैं, ऑप्शन दिया गया, उसका गलत इस्तेमाल कर लिया गया। अब आप यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है कि 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फखरुद्दीन अली अहमद से रात में कहा कि आप जो है आपातकाल लागू कर दीजिए। इसमें मंत्रिमंडल की जो है अनुशंसा नहीं थी, मंत्रिमंडल को बाद में बताया गया, सुबह बताया गया। अभी आगे लिखा भी है, राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई, क्योंकि वो न्यूज छाप देते। तड़के सवेरे मतलब सुबह सुबह बिल्कुल बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, क्या कर लिया गया, तो उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। पहले मतलब आपातकाल लागू कर दिया गया, और बाद में मंत्रिमंडल को बताया गया सुबह सुबह कि आपातकाल लागू हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से तानाशाही रवैया है, कोई माने या ना माने। ठीक है, अब आप देख सकते हैं उस समय के अखबारों में क्या छपा था, जो है जब आपातकाल लागू हुआ था तो कौन कौन सी न्यूज छपी थी आप देख सकते हैं। जैसे लिखा के न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि देश में तानाशाही रोकने के लिए लंबे संघर्ष को तैयार रहें। अलग अलग न्यूज़पेपर में जो है इस तरह की न्यूज छापी गई थी जब आपातकाल लागू किया गया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या उस समय की गई थी वास्तव में। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण और उसके अलावा कई नेताओं को कैसे गिरफ्तार किया गया था, सब आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपरों में उस समय क्या क्या घटनाएं हुई थी, सबको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो है इसका परिणाम क्या निकला। जब आपातकाल लागू कर दिया गया तो इसका परिणाम हुआ क्या। ठीक है, तो लिखा है सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बारगी जो है रुक गया, हड़तालों पर रोक लगा दी गई, क्योंकि आपातकाल लागू हो गया, अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक माहौल में जो है तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा छा गया। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचारों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है।
इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। मतलब ये हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता जो मिली थी उसको भी एक तरह से इसमें रोक दिया गया कि वो समाचार पत्र कुछ सरकार के खिलाफ न छाप सकें। ठीक है। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जिसे कहते हैं और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन और हड़ताल भी की अनुमति नहीं थी। इससे बड़ी बात यह हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार नहीं भी रह गया कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब मौलिक अधिकारों के लिए दरवाजा सुप्रीम कोर्ट के पास भी या कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है। सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया था, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता था कि वह कोई अपराध ना कर सके। मतलब कि शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वह नजरबंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि यह प्रावधान कहाँ किया गया है, आर्टिकल 32 में किया गया है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। अब हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। गिरफ्तार लोगों अथवा उनके पक्ष से कहीं और वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो है कई मामले दायर किए गए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है। किसका कहना था? सरकार कहना था। अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। न्यायालय ने कह दिया। 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश किसके समर्थन से बैठे थे? इंदिरा गांधी के समर्थन से। सरकार की अपील दलील मान ली। इसका आशा यह कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। तो कोर्ट का जो फैसला था वो बिल्कुल एक तरह से अमान्य हो गया और कोर्ट ने सरकार के निर्णय को सही ठहरा दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में से एक माना जाता है आज भी, और उस समय भी माना गया। ठीक है। आपातकाल की जो है मुखालफत और जो है प्रतिरोध की कई घटनाएं घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए थे वे भूमिगत हो गए और उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। मतलब छुप छुप करके आंदोलन उन्हें चलना शुरू कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। जिन समाचार पत्रों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह हुए अखबार खाली छोड़ देते थे, मतलब वो जगह ही छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की बजाय उसे बंद करना मुसावी समझा, उसको बंद कर दिया। काम सेंसरशिप के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। सेंसरशिप को धत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज लेटर और लीफ लेटर्स निकले। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम जो है कारत और पद्मश्री सम्मानित हिंदी लेखक जो है फडणवीस रेणु ने लोकतंत्र के दमन के खिलाफ क्या किया? अपना पदवी वापस कर दिया। ठीक है, उसको अपनी पदवी वापस कर दिया। लेकिन ये जो है कुछ लोगों ने किया, सब लोगों ने नहीं किया था। कुछ लोगों ने जो है सरकार खिलाफ किया, बाकी लोग सरकार के डर से चुपचाप गिरफ्तारी डर से कुछ बोलने को ही नहीं, मतलब कुछ बोले ही नहीं वो लोग। संसद ने संविधान के सामने जो है कई नई चुनौतियां खड़ी कर दी। किसने? संसद ने संविधान के सामने खड़ी कर दी। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी गई है। इंदिरा गांधी ने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्योंकि इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, तो इन्होंने 42वां संविधान संशोधन करके कह दिया कि अब निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन आपातकाल के समय किया गया था। जो सबसे ज्यादा संशोधन उसी में किए गए थे, इसलिए उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपातकाल के समय में कौन सा संशोधन किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन उसी समय किया गया था। ठीक है, आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ, जो मैंने बताया आपको। आप पढ़ चुके हैं कि इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव किए गए। 42वां संशोधन के जरिए
हुए अनेक बदलावों में एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष साल कर देना। मतलब संसद के कार्यकाल को, जो लोकसभा की कार्यकाल था वो 5 साल था, उसे उठा के क्या कर दिया गया, 6 साल कर दिया गया। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं की गई थी, इसे आगे भी दिनों में अस्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में कराए जा सकते थे। तो जो चुनाव 76 में होना था वो कब होगा, 78 में होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि कितना जो है लोकतंत्र का जो है गलत इस्तेमाल किया गया और संविधान संशोधन करके ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए जो सरकार या किसी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के सबक, ये क्या था? आपातकाल से एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते थे कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर लौट आया। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन काम है। लोग आपातकाल को बहुत जल्द भूल गए और फिर अपने कामकाज पर लौट आए। दूसरा, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशक्त विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है, जिसे मैंने बताया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे। वहां लिखित में नहीं दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में, अब यहाँ लिखित देना होगा। ये भी 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया। ठीक है। तीसरा, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हो गया। ठीक है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे महसूस करके अब वह नागरिकों को की रक्षा में, मतलब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। कौन? सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, क्योंकि जो गलती हुई थी वो गलती दोबारा ना होने पाए। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आ गए और उन्होंने अधिकारों की बात करना शुरू कर दिया। बहरहाल आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई ऐसे सवाल छोड़े जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के नियंत्रण जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में दोनों के बीच एक सधा हुआ संतुलन क्या हो सकता है, यह भी एक सवाल किया गया है। क्या नागरिकों को विरोध की कार्यवाही में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी एक सवाल खड़ा हुआ। और इसका कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए, ऐसे विरोध की सीमा क्या मानी जाए, ये भी एक सवाल खड़ा हुआ। ठीक है। तो आपातकाल के बाद हमने बहुत सारा सबक सीखा और बहुत सारी चीज़ों में हमने सुधार करना शुरू कर दिया। ठीक है। दूसरे, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाईं, इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औजार बना करके इस्तेमाल किया। सह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई है। आज भी जो है हमारी राजनीति के अंतर्गत ही जो है पुलिस प्रशासन काम करता है, जो हमारे लिए एवं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। आपातकाल के बाद की राजनीति में, मतलब राजनीति क्या हुई और आपातकाल के बाद भारत में क्या क्या हुआ, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राज व्यवस्था से सीख लिया। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया था। कहाँ पर? उत्तर भारत में। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सबक एकदम साफ था कि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदान के रूप में भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975 से 77 के अनुभवों की एक पंक्ति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई है। तो हमारा लोकतंत्र इससे और मजबूत हुआ है, इससे कमजोर नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव 1977 में हुआ आपातकाल के बाद। तो क्या स्थिति बनी? 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला लिया। इसी के मुताबिक जो है सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया।
1977 के मार्च में चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। चुनाव के एन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर के जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। तो जनता पार्टी नामक एक नया दल बनाया गया, सब लोगों ने मिलकर बनाया। ठीक है। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया और कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। ठीक है। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक क्षेत्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था, बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी, कांग्रेस के लिए एक जो है बड़ी कड़ी मुसीबत जो है आ पड़ी थी, मुश्किल आ पड़ी थी। लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को लोकसभा की जो है मात्र 154 सीटें मिली। उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुआ। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 जो है लोकसभा सीटों में से 330 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीती गई थी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला था। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में एक भी सीट न जीत सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक सीटें मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। ठीक है। अब यहीं पे कहा जाता है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होते हुए भी जो है रायबरेली से चुनाव हार गई थी और अमेठी से चुनाव कौन हार गया था? संजय गांधी चुनाव हार गए। बहरहाल अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। जैसा आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मैप आप देख सकते हैं, मैप पे दिया गया है कि उस समय जब चुनाव हुआ था तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी थी और अन्य पार्टियां जीती थी। तो कांग्रेस कहाँ जीती थी, येलो कलर से दिखाया गया है। ठीक है। बाकी जहां जहां जो अन्य पार्टियों चुनाव जीता था उसको नक्शे में दिखाया गया है। तो नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस बिल्कुल साफ थी। केवल कांग्रेस जो है दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में और जम्मू कश्मीर में ही बच पाई थी, बाकी अन्य जगह पर वो नहीं बच पाई थी। ठीक है। उसको चुनाव में हार का सामना जो है करना पड़ा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में जो है उसने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा और दक्षिण भारत के राज्यों में एक तरह से उसकी चुनावी विजय का जो है चक्का बेरोक चलता रहा। मतलब यह हुआ कि वहां पर उसको हार का सामना नहीं करना पड़ा। इसके कई कारण रहे। पहली बात तो यह कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एक समान नहीं पड़ा था। मतलब साउथ इंडिया में आपातकाल का प्रभाव कम पड़ा था। लोगों को जबरन जो है उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा जबरन नसबंदी करने का काम ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। तो आपातकाल के समय नसबंदी भी एक कानून लागू किया गया था और लोगों के पकड़ के नसबंदी की जा रही थी जनसंख्या को कम करने के लिए। तो उत्तर भारत में ज्यादा हुआ था, दक्षिण भारत में नहीं हो पाया था। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए थे। उत्तर भारत का मध्य वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था और मध्य वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे जा जुड़े। इस अर्थ में देखें तो 1970 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहते हैं, बल्कि इसके आगे भी कुछ बातों का संकेत देते हैं। और यहीं पे मध्यम वर्ग जो था वो कांग्रेस से बिल्कुल क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। आप देख सकते हैं जब 1977 में जो है मोरारजी देसाई जो शपथ ले रहे थे उस समय मंत्रिमंडल का, तो बड़े बड़े नेता उस समय कौन कौन थे उनके बारे में दिखाया गया। मोरारजी देसाई थे, जेबी कृपलानी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है। ये सब जो है जयप्रकाश नारायण थे, सबको यहाँ पर दिखाया गया है जब पहला मंत्रिमंडल ने इस्तीफा मतलब वो शपथ लिया था तब। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जनता सरकार के बारे में बात कर लेते हैं। 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था क्योंकि सब अलग अलग विचारधारा से आए थे, इसीलिए बहुत ज्यादा तालमेल इन लोग नहीं बैठा पाए। ठीक है।
चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए ओढ़ मची। इस ओढ़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम शामिल थे। मोरारजी देसाई 1966 से 67 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। चरण सिंह भारतीय लोक दल के प्रमुख थे और उत्तर प्रदेश किसान नेता थे। जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म नहीं हुई, क्योंकि सबकी अलग अलग विचारधारा थी और सब लोग अलग अलग अच्छा पद चाहते थे। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था, क्योंकि वहां सब अलग अलग पार्टी से आए थे तो इनके पास कोई विजन नहीं था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं कर सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई नेतृत्व वाली सरकार ने 28 महीने में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक ही सत्ता में रही। तो जो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेस की बदौलत में थे, लेकिन 4 महीने में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए, मतलब 3 साल बाद ही चुनाव हो गया और इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हुई। जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली और जबकि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनाव वाली कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल की और कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और वह सत्ता में आई। 1977-79 के चुनाव ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया। सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो हमें एक सबक मिला कि अगर जो विजन आपके पास नहीं है और आपके अंदर आंतरिक लड़ाई हो रही है तो जनता आपको वोट कभी नहीं देगी। इसलिए पार्टी को में अगर आंतरिक कलह किसी भी पार्टी में कभी होता है तो चुनाव उसका हारना तय है, ठीक है, क्योंकि जनता कंफ्यूज हो जाती है किसको वोट दें किसको वोट ना दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं विरासत की बात करते हैं, उससे पहले हम लोग जगजीवन राम के बारे में देख लेते हैं। तो लिखा है कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1908 में हुआ था और 1986 में इनकी डेथ हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार के कांग्रेसी नेता थे, 1977 से लेकर के और 79 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा के सदस्य थे। 1952 से मृत्यु पर्यंत सांसद रहे। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। 52 से 77 के बीच अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। विद्वान और कुशल प्रशासक थे जगजीवन राम। ठीक है, अब आते हैं विरासत की बात करते। क्या है ये? लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी? क्या मामला इतना भर था? 1977 से लेकर के 80 के चुनाव के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। इन 3 सालों में भारत में बहुत ज्यादा बदलाव आए। ठीक है, क्या बदलाव आया? 1979 के बाद से कांग्रेस का सबको समाहित करके चलने वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ, मतलब सबको साथ लेकर नहीं चलने वाला। अब यहीं से कांग्रेस कुछ लोगों को साथ लेकर चलना शुरू किया। 1979 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारात्मक मति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेटकर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा। उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायती पार्टी बताना शुरू कर दिया। इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है। ठीक है, इसके साथ साथ यह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर ही निर्भर हो गई। मतलब अगर इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बनी तभी पार्टी चुनाव जीती थी, नहीं तो चुनाव हार जाती थी। कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलाव के मद्देनजर अन्य विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद और की राजनीति की तरफ मुड़े। विपक्ष के कई नेताओं को अब यह बात साफ साफ नजर आने लगी थी कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए, वो एक होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। इस बीच 1977 के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हो गया और यहीं से पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए काम करना शुरू हो गया और लोगों को एक बात हर पार्टी मांग करने लगी कि पिछड़े वर्ग का विकास किया जाए, उसे आरक्षण दिया जाए। हमने ऊपर गौर किया था कि 1977 के चुनाव परिणामों पर
पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था, ठीक है, इसलिए पिछड़ी जातियों का जो है महत्व बढ़ गया। खास करके उत्तर भारत में लोकसभा के चुनाव के बाद 1977 के में कई राज्यों में विधानसभा में भी चुनाव हुए थे, जो है इससे भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी अलग अलग स्टेटों में। इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल जो है आयोग नियुक्त किया था, तो मंडल आयोग के सिफारिश पर ही ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज्यादा विस्तार से आप जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आपातकाल के बाद हुए चुनावों ने दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब जितनी भी पार्टियां थी वो पिछड़ी जातियों की ही बात करना शुरू कर दी। आपातकाल और उसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था। दूसरी तरफ राजनीतिक संकट का भी दौर था। सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी इसके नेतृत्व में लोकसभा को ठप करने का फैसला। भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए ही करेगी। इसी उम्मीद में सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चौमुखी शक्तियां दे दी गईं। इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ। यह राजनीतिक संकट जो है तत्कालिक संवैधानिक संकट से कहीं ज्यादा संगीन था, तो हमारे देश के लिए ये अच्छा नहीं था। आपातकाल ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया लोगों को। इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। स्पष्ट है कि इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वस्फूर्त जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया। मतलब उस समय जो संस्थागत लोकतंत्र था, जो संस्थाएं थी, और जो स्वस्फूर्त जन भागीदारी थी, उसको लेकर भी तनाव उत्पन्न हुआ। इस तनाव का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने पाने में सक्षम साबित नहीं हुई है। ये जनता के मुद्दों को सही ढंग से पेश कोई नहीं कर पाया। आगे के अध्याय में हम इस तनाव की कुछ अभिव्यक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में हम विशेष रूप से क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी बसों के बारे में आगे पढ़ेंगे। हम उसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके बाद भारत में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपातकाल के बारे में बताया गया, आपातकाल की पृष्ठभूमि बताई गई, आपातकाल के कारण बताए गए, और आपातकाल का परिणाम क्या निकला, और उसके बाद क्या क्या जो है भारत में बदलाव हुए, उन सब के बारे में बताया गया। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।